दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए। हाँ, वही वाला काम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, जुनून मिलता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये मन्नत कौन है और ये इतना ड्रामा क्यों चल रहा है, तो घबराइए मत। हम आपको बिना होमवर्क के एग्ज़ाम नहीं देंगे। सीधा जाइए प्लेलिस्ट में और मन्नत एक जुनून के सारे पिछले पार्ट्स देख डालिए, वरना आगे की कहानी समझने के चक्कर में आप भी मन्नत की तरह कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए और वापस आकर इस कहानी का मज़ा लीजिए। तो शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 10। मन्नत आज बहुत खुश थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक अजीब सी घबराहट भी छुपी हुई थी। वह जल्दी जल्दी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। आज उसके ऑफिस का पहला दिन था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपना सूटकेस बाहर खींच लिया। सूटकेस खोलते ही उसकी नज़र उन कुछ गिने चुने कपड़ों पर पड़ी। बस 3-4 ड्रेस जो वह रोज़ इस्तेमाल करती थी। उन कपड़ों को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, थोड़ी सी मासूम, थोड़ी सी मजबूरी वाली। पहली सैलरी आते ही वो खुद से ही बुदबुदाई, सबसे पहले अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लूँगी। फिर जैसे ही ख्याल आया, उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। और अम्मू के लिए भी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उदयपुर में तो अम्मू के कपड़ों से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ उसने हल्की सी सांस छोड़ी। जब तक सैलरी नहीं आती, इन्हीं 4-5 कपड़ों से काम चलाना होगा। उसने धीरे धीरे कपड़े निकालने शुरू किए। उसके पास ज़्यादातर वेस्टर्न आउटफिट्स थे। 4-5 में से लगभग सब। बस एक ही सूट था जो वो खास मौके पर पहनती थी, जैसे मंदिर जाना हो या कोई फॉर्मल फंक्शन, वरना वो अक्सर अम्मू के कपड़े ही पहन लिया करती थी। उसने एक एंकल लेंथ जीन्स निकाली और उसके साथ एक पिंक कलर का टॉप। दोनों को हाथ में लेकर वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। कुछ सेकंड वो खुद को देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। आज ऑफिस का पहला दिन है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक आई। ये पहनकर जाऊंगी तो कहीं उसने होठ काटे, मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। उसकी नज़र एक पल के लिए उस सूट पर गई, लेकिन फिर उसने खुद ही सिर हिला दिया। नहीं, उसने धीरे से कहा, नई शुरुआत है और मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। उसने कपड़े बेड पर रखे और रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो फिर आईने के सामने खड़ी थी। ओपन हेयर्स, हल्का सा काजल और नेचुरल लुक। सादगी, लेकिन उसी में एक अलग ही निखार था। उसने खुद को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। छोटे बालों में वो सच में किसी बच्ची जैसी लग रही थी, और जींस टॉप में तो और भी ज़्यादा। वो खुद को देखते हुए हल्का सा हंसी, मैं सच में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। फिर जैसे ही उसके दिमाग में कुछ आया, उसकी मुस्कान थोड़ी धीमी हो गई। उसने खुद को आईने में देखते हुए धीरे से कहा, और एक बात याद रखना मन्नू। उसकी आवाज़ अब थोड़ी गंभीर थी। अपनी यादाश्त जाने की बात किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की झलक आई। वरना याद है ना उदयपुर वाला ऑफिस? उसने अपने होठ भींच लिए। कैसे लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। उस वक्त अम्मू थी जो हर बार मेरी ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। एक गहरी सांस ली, लेकिन यहाँ उसने धीरे से सिर हिलाया। यहाँ कोई नहीं है मेरा। उसकी नज़रें फिर आईने में खुद पर टिक गई। इसलिए मुझे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है। किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मुझे अपनी यादें याद ही नहीं है। उसने खुद को समझाते हुए हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। और वैसे भी यहाँ ना कोई मुझे जानता है, ना मैं किसी को, तो रिलैक्स। तभी फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मन्नत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। लूना अंदर आ रही थी। हमेशा की तरह उसने बॉयज़ ड्रेस कैरी किया हुआ था, बाल टाइट बंधे हुए, लेकिन फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लूना की नज़र जैसे ही मन्नत पर पड़ी, वो एक सेकंड के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। वाह, यू आर लुकिंग गॉर्जस। आर यू रेडी? मन्नत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रेडी तो हूँ, लेकिन थोड़ी नर्वस भी हूँ। लूना हल्का सा हंसी। नर्वस होना तो बनता है, पहला दिन है ऑफिस का। फिर उसने थोड़ी शरारत से कहा, लेकिन मुझे मालूम है
आप सब संभाल लोगी। फिर तुरंत खुद को सुधारते हुए, सॉरी, आप नहीं, तुम। मन्नत हल्का सा मुस्कुरा दी। लूना ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, तो चले, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मन्नत ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल किया और फिर लूना के साथ बाहर कदम बढ़ा दिए। वहीं आज डोमिनियन एंटरप्राइजेस पूरी तरह खाली था, ना कोई स्टाफ, ना कोई आवाज़। पूरा ऑफिस अजीब सा सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। वेदांश ने आज सबको छुट्टी दे रखी थी। वहीं उसका खुद का केबिन में हल्की सी हलचल थी। वो अपने केबिन में बैठा था। पूरी रात वह ऑफिस में ही रुका रहा। हालांकि उसका दिल बार बार कह रहा था कि वो जाकर फ्लैट पर मन्नत को देखाए, बस एक बार। लेकिन वह खुद को रोक लिया था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मौजूदगी, उसकी खुशबू मन्नत को बेचैन कर देती है और वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह पूरी रात यहीं रहा और आज उसने परफ्यूम भी दूसरी ओढ़ी थी। जो परफ्यूम मन्नत को महसूस हुई थी वेदांश के करीब होने से, वह दरअसल मन्नत का ही फेवरेट परफ्यूम था, जो वेदांश उसकी याद में हमेशा कैरी करता था ताकि हर वक्त वह उसे महसूस कर सके। लेकिन अब उसे उस परफ्यूम को कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसकी मन्नत, उसकी एहसास, उसकी खुशबू अब उसके पास हर वक्त रहने वाली थी। इस वक्त उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। हर सेकेंड उसे भारी लग रहा था, जैसे वक्त जानबूझकर रुक गया हो। मन्नत का इंतजार उसे भीतर से खाए जा रहा था। वहीं उसके सामने मयंक और कबीर बैठे थे। दोनों की नज़रें लगातार वेदांश पर ही टिकी थी। दोनों उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेदांश का चेहरा आज भी उतना ही अनरीडेबल था। कबीर को बस हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन मयंक के लिए वो पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई समझ ना सके। शिव भी वहीं खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, किंग पूरी रात सोए नहीं, हर सेकंड बस यही इंतज़ार करते रहे कि कब सुबह होगी और कब मिस मन्नत आएंगी। तभी मयंक ने चुप्पी तोड़ी। एक बात समझ में नहीं आ रही वेद, आज ऐसा क्या खास है? वो चारों तरफ नज़रें घुमाते बोला, पूरे स्टाफ्स को छुट्टी दे दी, पूरा ऑफिस खाली है, यहाँ तक कि एक सफाई कर्मचारी भी नहीं है। उसने सीधे वेदांश की तरफ देखा, कुछ खास है क्या? और अगर सबको छुट्टी दी थी तो हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? वो थोड़ा झुंझुलाया, जब से आए हैं तू चुप बैठा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कल ही तो सारी बिजनेस की बातें क्लियर हो चुकी थी। तो फिर? कमरे में हल्की खामोशी छा गई। वेदांश ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़रें अब भी फाइल पर थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीमे ठंडी आवाज़ में कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा, इंतज़ार करना सीखो। मयंक ने आंखें घुमाई। वाह, बॉस की पहेलियाँ शुरू। कबीर ने भी हल्की सी सांस छोड़ी और पूछा, ठीक है, लेकिन एक बात बता। उसकी आवाज़ थोड़ी सी गंभीर हो गई। तुमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जिसने भी कंपनी के साथ बेईमानी की है वो खुद सामने आए। उसका क्या हुआ? आज तो तूने ऑफिस ही बंद कर दिया। वेदांश के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई। उसने कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकते हुए कहा, वो? उसकी आवाज़ ठंडी थी। वह तो बस एक डर था। तीनों उसकी तरफ दिखने लगे। डर जो लोगों के दिल में डालना था। वेदांश आगे झुका, तुम्हें क्या लगता है हमारी कंपनी के साथ जो भी बेईमानी करेगा उसे मैं 24 घंटे दूंगा? उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मैं एक नज़र में पहचान लेता हूँ। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। और जहाँ तक बात है उस इंसान की, वो हल्का सा मुस्कुराया। वो सामने आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेदांश सीधा उनकी आंखों में देखा। वो पहले से ही मेरी नज़रों के सामने है। बस ये सुनते ही कबीर और मयंक पूरी तरह चौंक गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वेदांश कभी भी सीधी बात नहीं करता था। कबीर ने गहरी सांस ली और उठकर साइड के सोफे पर जाकर बैठ गया। वो थोड़ा झुंझुलाया हुआ था, लेकिन चुप था। तभी अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी डेस्क पर गई। वह एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। डेस्क पर रखा नेम प्लेट मिस मन्नत
कुछ सेकेंड और फिर उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, क्योंकि वह डेस्क बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 3 साल पहले थी। कुछ भी नहीं बदला था, जैसे किसी ने वक्त को वहीं रोक दिया हो। कबीर ने हल्की सांस ली। उसने एक बार वेदांश की तरफ देखा, लेकिन उसने अब भी कुछ नहीं पूछा। बस चुपचाप बैठ गया और अपना मोबाइल निकालकर स्क्रॉल करने लगा। लेकिन उसकी नज़रें बार बार उस नेम प्लेट पर जा रही थी और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। कुछ ही देर में लूना की कार आकर डोमिनियन एंटरप्राइजेस के पोर्टिको में रुक गई। लूना पहले बाहर निकली, फिर मन्नत भी धीरे से कार से उतरी। जैसे ही दोनों ने 2 कदम आगे बढ़ाए, मन्नत के कदम अचानक थम गए। उसकी नज़रें सामने टिक गई और आंखें हल्की सी फैल गई। सामने फूलों से बना एक लंबा रास्ता था जो सीधे राठौर एंटरप्राइजेस के मेन गेट तक जा रहा था। रंग बिरंगे फूल सलीके से सजे हुए और उनके बीच लिखा था वेलकम बैक। मन्नत की भवें सिकुड़ गई। उसने धीरे से पूछा, लूना, ये किसके लिए बनाया गया है? किसका वेलकम बैक हो रहा है? लूना सब जानती थी, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ आने नहीं दिया। एक पल की भी देरी किए बिना वह बड़ी चतुराई से बोली, ओह, ये मेरे लिए है। मनु दरअसल मैं बेंगलोर ब्रांच में शिफ्ट हो गई थी। अब वापस मुंबई आई हूँ तो कंपनी ने मेरा स्वागत किया है। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर जोड़ा, और साथ में तुम्हारा भी। मन्नत और कंफ्यूज हो गई। मेरा क्यों? मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। लूना ने उसकी तरफ देखते हुए जबरदस्ती मुस्कान दी। वह मन ही मन बोली, हमारी क्वीन कितना सवाल करती हैं। इनके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते, लेकिन इनका सवाल सुनते ही मेरे जवाब जरूर खत्म हो जाते हैं। फिर वह गंभीर सांस लेकर बोली, ध्यान से देखो मनु, ऊपर वेलकम लिखा है और नीचे बैक। उसने अपनी आंखें दबाई। तो वेलकम तुम्हारा, बैक मेरा, हुआ ना हम दोनों का वेलकम बैक। मन्नत ने अजीब नज़रों से लूना को देखा, जैसे उसे यह तर्क बहुत बेतुका लगा हो। तुम हमेशा इतनी अजीब बातें करती हो क्या? ऐसी बातें मत किया करो, कहीं सच में तुम्हें कोई जॉब से ना निकाल दे। चलो जो भी है, यह सजावट बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इन फूलों पर नहीं चलूँगी। लूना ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? मन्नत ने बड़ी मासूमियत से बोली, इन फूलों को देखो, ये कितने कोमल है। अगर मैं इन पर चलूँगी तो इन्हें तकलीफ नहीं होगी? बेचारे फूल कुचल जाएंगे। लूना का दिल मन्नत के इस बात पर पिघल गया। वह मुस्कुराई और बोली, तुम सच में बहुत बच्ची हो। ये फूल तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बिछाए गए हैं। इन्हें तकलीफ नहीं, खुशी होगी। चलो इन पर पैर रखो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। मन्नत ने फिर भी मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं है। अगर ये तुम्हारा वेलकम बैक है तो तुम चलो, मैं किनारे से चली जाऊंगी। लूना ने अपनी आखिरी चाल चली। मनु, समझने की कोशिश करो, ये कंपनी का एक खास रूल है। अगर तुम इन फूलों पर नहीं चलोगी तो मैनेजमेंट को लगेगा कि तुम उनके काम को अप्रिसिएट नहीं कर रही हो। उन्हें बुरा लग सकता है। क्या तुम चाहती हो कि पहले ही दिन कंपनी का दिल दुखे? मन्नत ने एक गहरी सांस ली। वो सच में किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी तिरछी आंखों से लूना को देखा और फिर धीरे से अपनी सैंडल उतार दी। नंगे पैर वह उन फूलों पर चलने लगी। उसकी चाल में एक अद्भुत सादगी और कोमलता थी। लूना वहीं खड़ी रह गई, उसे देखते हुए। उसके चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान थी और आंखों में गर्व। उसने मन ही मन सोचा, सच में हमारी क्वीन, इनकी मासूमियत तो एक अलग ही लेवल पर है। दुनिया में लोग सत्ता और शोहरत के लिए पागल होते हैं, और यहाँ हमारी क्वीन है जिसे एक फूल के कुचल जाने का डर है। शायद ही इनकी मासूमियत को कोई छू पाएगा। ये तो हमेशा ऐसी ही रहेंगी। वही मन्नत उन फूलों पर धीरे धीरे कदम रख रही थी, और हर कदम के साथ उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। नरम पंखुड़ियों का स्पर्श उसके पैरों को जैसे सुकून दे रहा था। एक अजीब सी शांति, एक अनजाना अपनापन। उसने अपनी नज़रें नीचे ही रखी थी, जैसे दुनिया से बेखबर होकर बस उस एहसास को जीना चाहती हो। वह इस तरह उन फूलों में खोई थी कि उसे यह तक एहसास नहीं हुआ कि यह कोई ग्लोबल कंपनी नहीं, बल्कि डोमिनियन एंटरप्राइजेस है।
इस वक्त उसकी पूरी दुनिया बस वो फूल थे और उन पर चलते हुए उसका हर कदम। वहीं दूसरी तरफ वेदांश अपने केबिन में खड़ा था। धीरे धीरे चलता हुआ वो खिड़की के पास आकर रुक गया। बाहर का पूरा परिसर उसकी नज़रों के सामने था और उसकी गहरी ठहरी हुई नज़रें सिर्फ एक शख्स पर टिक गई थी, मन्नत। ब्लैक शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, दोनों हाथ पॉकेट में। उसकी पर्सनैलिटी आज और भी ज़्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो सिर्फ एक ही चीज़ थी, इंतजार और दर्द भरा प्यार। उसके होठों पर एक हल्की कातिलाना मुस्कान आई। वह मन ही मन बोला, वेलकम बैक जान। वही मन्नत अभी भी अनजान थी कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा है। वह बस फूलों पर चलती जा रही थी। उसे यह तक महसूस नहीं हुआ कि उसके पीछे चल रही लूना उन फूलों पर कदम ही नहीं रख रही है, जैसे वो रास्ता सिर्फ मन्नत के लिए ही बिछाया गया हो। पंखुड़ियों की हल्की गुदगुदी उसके चेहरे पर मासूम खुशी बनकर झलक रही थी और लूना पीछे खड़ी उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वहीं वेदांश भी उसे देखते ही मन बोला, सच में हमारी जान की मासूमियत आज भी वैसी ही है। मन्नत बस चली जा रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पल को जी नहीं रही बल्कि महसूस कर रही हो। उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो कहाँ आ चुकी है, क्या जगह है, कौन लोग हैं। उसने आसपास भी देखने की जहमत नहीं उठाई कि पूरा ऑफिस खाली है। वह बस फूलों में खोई हुई थी। कुछ ही पल बाद जैसे ही मन्नत ऑफिस के अंदर पहुंची, वेदांश तुरंत अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। कबीर और मयंक दोनों उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहे थे। मयंक ने हल्के से कबीर की तरफ झुककर कहा, कुछ तो गड़बड़ है यार, चल क्या रहा है इसके दिमाग में, देख कैसे बेचैन हो रहा है। लेकिन मयंक की बातों का जवाब कबीर ने नहीं दिया। वो अब भी खामोश था। वही मन्नत के कदम अचानक रुक गए। फूलों का रास्ता अब लिफ्ट के सामने खत्म हो चुका था। वो थोड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगी। अरे ये यहीं खत्म हो गए। वो थोड़ी मायूस हो गई। तभी पीछे से लूना तेजी से आई और बिल्कुल नॉर्मल बनते हुए बोली, अब ऊपर जाना है, टॉप फ्लोर पर। मन्नत ने भोलेपन से पूछा, मतलब अब फूल नहीं होंगे? लूना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लिफ्ट के अंदर भी है, स्पेशल ट्रीटमेंट है मैडम। मन्नत की आंखें हल्की सी चमक उठी। सच में हमारी कंपनी इतनी रॉयल है क्या? लूना ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत स्पेशल हो। फिर उसने तुरंत अपनी बात पलटते हुए बोली, मेरा मतलब है हम दोनों स्पेशल है कंपनी के लिए। मन्नत कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुराई और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला वो सच में दंग रह गई। अंदर भी फूल बिछाए हुए थे। वाह, ये तो सच में सपना लग रहा है। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके मन में बीते 3 सालों की कड़वी यादें ताज़ा हो गई। मिस्टर और मिसेज मेहता का फ्लैट, जहाँ प्यार की जगह सिर्फ ताने और डांट थी। कोई उसे प्यार से बुलाने वाला नहीं था, कोई उसके लिए एक फूल भी नहीं लाता था। अमृता के साथ ही उसकी कुछ खूबसूरत यादें थी, वरना वह किसी से बात तक नहीं करती थी। आज यह स्पेशल ट्रीटमेंट उसे इतना गहरा सुकून दे रहा था कि उसे ये सब एक सपना लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, हे माता रानी, क्या सच में मेरी लाइफ बदल रही है? लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी और हर सेकंड के साथ मन्नत एक ऐसी दुनिया के करीब जा रही थी जिससे उसका अतीत जुड़ा था, लेकिन उसे याद नहीं था। टिंग के साथ लिफ्ट रुकी, दरवाज़ा खुला और सामने फिर वही फूलों का रास्ता जो सीधे जाकर रुकता था वेदांश राठौर के केबिन के दरवाजे तक। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की और उस रास्ते पर चल पड़ी। वहीं वेदांश अपनी चेयर पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरा पूरी तरह शांत, लेकिन उसकी उंगलियां चेयर के आर्म रेस्ट पर हल्के हल्के थिरक रही थी, जैसे वह हर सेकेंड गिन रहा हो। वह मन ही मन बोला, 1 2। उसकी सांस थोड़ी गहरी हुई, 3। क्लिक के साथ केबिन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला पूरा माहौल एक सेकेंड में बदल गया, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो।
लूना और मन्नत अंदर कदम रख चुकी थी। मन्नत ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह अवाक रह गई थी। जो अब तक फूलों की नरम राहों में खोई हुई थी, अचानक एक झटके में हकीकत में लौट आई। एक अजीब सी घबराहट बिना वजह उसके अंदर फैलने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को कसकर भींच लिया। ये अचानक वह मन ही मन बुदबुदाई, यहाँ आते ही सब कुछ इतना बदल क्यों गया? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पहले तक जो सुकून था वो अचानक बेचैनी में कैसे बदल गया, जैसे वह किसी और ही दुनिया में कदम रख चुकी हो, जैसे यह जगह उससे कुछ कह रही हो। कमरे में मौजूद हर चीज़, टेबल, कुर्सियाँ, फाइल्स, पानी का गिलास, यहाँ तक कि हवा भी जैसे थम गई थी। कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, बस 4 लोगों की सांसें। कबीर और मयंक जैसे उनकी नज़र मन्नत पर पड़ी, दोनों जड़ हो गए थे। उनकी आंखें फैल गई, सांस जैसे किसी ने रोक दी हो, दिमाग पूरी तरह ब्लैंक। 3 साल का इंतजार एक सेकंड में उनके सामने खड़ा था। वेदांश उनकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने अपनी चेयर धीरे से घुमा ली थी। अब चेयर की बड़ी सी पीठ मन्नत की तरफ थी और तभी सन्नाटे को चीरती हुई मयंक की टूटी हुई आवाज़ गूंजी, मन्नू। उसकी आवाज़ में यकीन कम, डर ज़्यादा था। उसने अपनी आंखें मल ली, फिर सिर झटका, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये सपना नहीं है, ये सच है। उसकी सांसें तेज हो गई। वही मन्नत सब देख रही थी, सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वहीं कबीर अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें पूरी तरह भीग चुकी थी। 3 साल का दर्द उसकी आंखों में साफ था। वो धीरे धीरे उठा, एक कदम, फिर दूसरा, और अगले ही पल वो सीधे मन्नत के सामने था। मन्नत कुछ समझ पाती उससे पहले ही कबीर ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वह उसे फिर कभी खोना नहीं चाहता हो। मन्नू, बच्चा। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। अब सच में वह बोल नहीं पाया। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। मन्नत एकदम स्थिर खड़ी थी। उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वह न उसे गले लगा पा रही थी, न खुद को छुड़ा पा रही थी। उसकी आंखों में उलझन थी, डर था और एक अजीब सा खालीपन। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान जो उसे इतने हक से पकड़े हुए है, कौन है और क्यों है। उसका दिल उसकी इस हालत को देखकर धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से भर गई। इन 3 सालों में कोई उसके इतने करीब नहीं आया था। उसने कभी किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया था। उसे हमेशा एक अजीब सा डर लगा रहता था। और फिर उदयपुर का होटल रूम वाला सीन उसकी आंखों के सामने कौंध गई। उस शेख का उसके साथ जबरदस्ती करना। हालांकि उसे कबीर का गले लगाना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मन्नत के लिए वह अजनबी ही था। वहीं पीछे मयंक अब भी खड़ा था, आंखें नम, होठ काँप रहे थे, लेकिन वेदांश अब भी मन्नत की आंखों से ओझल था। तभी चटाक, केबिन में अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। पूरा कमरा एक सेकंड के लिए जम गया। सब अवाक रह गए। कबीर का चेहरा एक तरफ झुक गया था। उसकी आंखें अब भी मन्नत पर टिकी थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अभी हुआ क्या है। और सामने मन्नत गुस्से से काँप रही थी। उसकी सांसें तेज, आंखें लाल थी और हाथ अब भी हवा में उठा हुआ था। उसने ही कबीर को थप्पड़ मारा था। ये क्या बेहुदा हरकत है? उसकी आवाज़ कांपती हुई निकली, लेकिन तेज और साफ। उसने उंगली उठाकर सीधे कबीर की तरफ इशारा किया। लड़की देखी नहीं कि लाइन मारने चले आते हो? मुझे ऐसा वैसा समझने की गलती मत करना। तुम जैसे लड़के मुझे गले लगाएंगे और मैं पिघल जाऊंगी। उसकी आवाज़ और सख्त हो गई। हाउ डेयर यू टच मी? हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना मेरी इजाज़त छूने की? कमरा अब भी खामोश था। मयंक पूरी तरह शौक में था। शिव और लूना दोनों चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ पढ़ रही थी। और वेदांश, उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान उभरी, धीरे धीरे और गहरी होती हुई।
वहीं कबीर अभी वहीं खड़ा था, जैसे उसकी दुनिया अभी अभी उलट गई हो। ये क्या है बच्चा? उसने हल्के से होठ खोले कुछ कहने के लिए। तभी चुप! मन्नत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब अपनी सफाई में कुछ मत कहना। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। पहले मेरी बात सुनो मिस्टर। वो एक कदम आगे बढ़ी। आइंदा अगर ऐसी बेहुदा हरकत की ना, उसने अपनी उंगली उसकी तरफ और पास कर दी, तो तमाचा गाल पर नहीं, सीधे तुम्हारी अकल पर पड़ेगा। उसकी आवाज़ अब धीमी लेकिन और भी खतरनाक थी। समझ में आया? कबीर अब भी उसे देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और था। सवाल, डर और एक सच्चाई जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। मन्नत ने झुंझुलाकर लूना की तरफ देखा और पूछी, लूना, ये कैसी जगह है? आपने कहा था कि मुझे जॉब मिली है, लेकिन क्या यह जॉब के नाम पर यह सब होता है? कोई भी बिना पूछे किसी को भी गले लगा लेता है। उसके होठ हल्के कांप रहे थे। गुस्से के पीछे डर साफ दिख रहा था। वेदांश की मुस्कान अब और भी गहरी हो चुकी थी। वहीं कबीर और मयंक एक दूसरे को देखने लगे और तभी कबीर की नज़र फिर से मन्नत पर गई। इस बार ध्यान से, बहुत ध्यान से। उसके छोटे बाल, पहले से दुबला शरीर, बिल्कुल एक बच्ची जैसा मासूम चेहरा, लेकिन सबसे अलग उसकी आंखें। उन आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था, बस एक अजनबीपन था। कबीर का दिल एकदम से धक से रह गया। लूना ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र एक पल के लिए कबीर पर गई, फिर वह धीरे से उसके पास आई, इतना करीब कि कोई और सुन न सके। वो हल्का सा झुकी और बेहद धीमी आवाज़ में फुसफुसाई, बॉस, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। फिलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए। एक छोटा सा ठहराव आया। 3 साल पहले की सारी यादें मिट चुकी है। वो किसी को नहीं पहचानती। बस इतना सुनना था। कबीर का दिल जैसे एक बार फिर टूट गया। उसकी आंखों में जो दर्द पहले से था अब और गहरा हो गया। वो सामने खड़ी मन्नत को देख रहा था, अपनी बहन को। 3 साल बाद उसके सामने, लेकिन आज वह उसकी बहन नहीं थी, एक अजनबी थी। हर बार ऐसा ही क्यों होता है? उसकी यादों में वो दिन, वो पल फिर से जिंदा हो उठा जब मन्नत राव के चंगुल से निकलकर लौटी थी। तभी मन्नत ने उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, उस वक्त सिचुएशन कुछ और था, लेकिन सीन यही था। और आज इतने साल बाद फिर वही। किस्मत हर बार उसे उसकी अपनी ही बहन से छीन लेती थी। कबीर का जबड़ा कस गया। आंखों में भरा दर्द अब चेहरे पर साफ दिख रहा था। वही मन्नत अब भी गुस्से में थी, लेकिन अब उसके अंदर हल्की सी उलझन भी थी। कबीर ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और फिर धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, सॉरी। मन्नत ने उसकी तरफ देखा। वो क्या है ना, कबीर की आवाज़ में हल्की कपकपी थी। आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती हैं। यह सुनते ही मन्नत एक पल के लिए ठिठक गई। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि कबीर की आवाज़ में कुछ था, दर्द और सच्चाई, जो सीधे उसके दिल तक पहुंच रहा था। कबीर ने अपनी नज़रें झुका ली और कहा, मेरी बहन भी बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। और इत्तेफाक देखिए, उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। उनका नाम भी मन्नत है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मन्नत का दिल एक पल को अजीब सा हुआ। ओह, तो इसलिए ये सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। शायद इनकी बहन यहीं काम करती होंगी और मैं उससे मिलती जुलती हूँ, डुप्लीकेट वाली फील। उसने हल्का सा सिर झटका और खुद को संभाला। कबीर ने फिर कहा, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मन्नत ने बस उसे देखा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस हल्की सी नरमी थी। इट्स ओके, उसने धीरे से कहा, फिर थोड़ा सख्त होकर बोली, लेकिन प्लीज़ अगली बार किसी को भी ऐसे गले मत लगाइएगा जब तक आप कंफर्म ना कर लो कि वह आपकी बहन है या नहीं। 1 सेकेंड वह रुकी, फिर उसने हल्की सी सांस ली। मुझे भी शायद इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मन्नत ने आगे कहा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे अपनी बहन समझ रहे हैं। फिर उसने कबीर की आंखों में देखा, लेकिन उसकी आवाज़ अब नरम थी। अगर कभी आपको अपनी बहन की याद आए तो आप मुझसे बातें कर सकते हैं। उसने एक छोटा सा पॉज लिया। मुझे भी अच्छा लगेगा। कबीर बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई और वो मन ही मन बोला, मेरी ही बहन मुझसे कह रही है कि जब मेरी बहन की याद आए तो मैं इनसे बातें कर लूँ। उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा था और पीछे वेदांश अब भी खामोश था। कुछ पल के लिए कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मन्नत कबीर को ही देख रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द था वह उससे छुपा नहीं। वह थोड़ा झिझकी, फिर हिम्मत करके धीरे से पूछ बैठी, तो आपकी बहन है कहाँ? बस इतना सुनना था। कबीर जैसे वहीं रुक गया। उसकी सांस अटक गई। उसके होठ हिले लेकिन आवाज़ नहीं निकली। आंखों में भरे आंसू जो अब तक उसने मुश्किल से रोके हुए थे और भी भारी हो गए। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे वो अपने टूटते हुए चेहरे को छुपाना चाहता हो। मन्नत एक पल के लिए चुप हो गई। शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया, उसने धीरे से कहा। आई एम सॉरी, लगता है मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। कबीर ने तुरंत खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और फिर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं पूछा। वो हल्का सा सिर झुकाया। वो कहीं खो गई हैं। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। शायद मिल जाए। बस इतना सुनते ही मन्नत की आंखें भर आई। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसका दिल अचानक बहुत भारी हो गया, जैसे ये दर्द उसका अपना हो। उसकी आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को रोका था। वहीं कबीर, मयंक, शिव और लूना चारों एक पल के लिए उसे ही देखने लगे, हैरानी से। ये रो क्यों रही हैं? वहीं मन्नत का मन कर रहा था कि वो फुट फुट कर रो पड़े, चिल्लाए, लेकिन उसे खुद नहीं पता था क्यों। उसका दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सा जंग चल रहा था। कबीर ने धीरे से पूछा, आप रो क्यों रही हैं? मन्नत ने हल्का सा सिर हिलाया। पता नहीं, उसकी आवाज़ कांप गई। बस रोना आ रहा है। शायद आपकी बातें सुनकर। उसने अपनी आंखें पोंछी और खुद को संभालते हुए बोली, मैं दुआ करूंगी कि आपको आपकी बहन जल्द ही मिल जाए। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी, क्योंकि उसने हल्की सी सांस ली। अपना जब खो जाता है ना, तो बहुत दर्द होता है। एक पल के लिए सब ठहर गया। फिर मन्नत मन ही मन बोली, मेरा तो कोई अपना है भी नहीं, और अगर है भी तो कहाँ है, मुझे मालूम नहीं। उसकी आंखों में फिर नमी उतर आई। एक अम्मू ही थी जो मेरी अपनी थी, लेकिन जब से वो भी नानी के पास गई है, एक बार भी उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। उसका दिल और खाली हो गया। वह चुप हो गई। कमरे में फिर वही भारी खामोशी छा गई और उस खामोशी के बीच वेदांश अब भी अपनी चेयर पर बैठा था, आराम से, आंखें बंद। लेकिन उसने अब तक चेयर घुमाई नहीं थी। उसके होठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उस मुस्कान में सिर्फ दर्द था, बहुत गहरा दर्द। मेरी ही जान मेरे सामने खड़ी हैं और कह रही हैं कि उनका कोई अपना नहीं है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे भिज गई, लेकिन वह अब भी खामोश था, जैसे वह इस पल को थोड़ा और जीना चाहता हो, या शायद अपने अंदर उठते तूफान को काबू में रख रहा हो। कबीर अब एक पल भी वहाँ रुक नहीं पाया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। वह बिना कुछ कहे सीधे केबिन से बाहर निकल गया। मयंक भी जाते जाते एक नज़र मन्नत पर डाला और फिर वो भी कबीर के पीछे चला गया। शिव भी चुपचाप सब समझते हुए बाहर निकल गया। मन्नत अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? तभी लूना बोली, हम बाहर ही हैं, तुम यहीं रुको, बॉस तुमसे कुछ बात करेंगे। बॉस? मन्नत ने हल्का सा भौं सिकोड़ ली। वह कुछ कहती या पूछती उससे पहले ही लूना भी बाहर निकल गई। अब पूरा केबिन खामोश था, इतना खामोश कि अपनी ही सांसों की आवाज़ मन्नत को साफ सुनाई दे रही थी। वह वहीं खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा। हेलो, कोई है? लेकिन कुछ नहीं।
क्योंकि वेदांश अपनी बड़ी सी चेयर के पीछे बैठा था, जो मनत को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मनत ने अपने होठ भींचे। ये हो क्या रहा है यहाँ? जब से यहाँ आई हूँ एक से बढ़कर एक एडवेंचर हो रहा है। वो धीरे से बड़बड़ाई, ये ऑफिस है या कोई हॉरर शो? समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गई। फिर उसने दोनों हाथ कमर पर रखे और झुंझुलाकर बोली, और ऊपर से बोलकर गए हैं कि बॉस आएंगे। कहाँ से आएंगे? छत फाड़ के आएंगे। वो खुद ही अपने सवाल से चौंक गई, फिर तुरंत ऊपर देखने लगी। हे भगवान, सच में ना आ जाए। वेदांश उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अभी वो मनत का मजे लेने के मूड में था। तभी उसने अपनी आवाज़ को और भी भारी बनाया। उसकी ठंडी आवाज़ पूरे केबिन में गूंज गई। नहीं, छत फाड़कर मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं दरवाजे से आ सकता हूँ। जैसे ही वेदांश की आवाज़ मनत की कानों में पड़ी, वो फ्रीज हो गई। उसने हजारों आवाज़ सुनी थी, लेकिन वेदांश की आवाज़ से उसका दिमाग जैसे कंट्रोल खोने लगा। वह आवाज़ जैसे किसी बहुत अपने की पुकार हो, जो दिल के बहुत अंदर तक उतर जाए। अनायास से उसकी धड़कनें तेज हो गई, सांसें उलझने लगी। उसने घबराकर केबिन के चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर वहाँ कोई नहीं था। ये आवाज़, उसने मन ही मन कहा, मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगी? लेकिन उसे अब भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी यादाश्त के साथ साथ अब उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और कोई मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? वो धीरे से बुदबुदाई, हे माता रानी, ये ऑफिस या सच में किसी हॉरर फिल्म का सेट? कहीं इस आलीशान केबिन में किसी पुराने बॉस की आत्मा तो नहीं भटक रही है ना, जो मेरी फिरकी ले रही है? तभी फिर से वेदांश की आवाज़ गूंजी, कोई हॉरर सीन नहीं चल रहा है, यह ऑफिस ही है। इस बार मनत सच में डर के मारे 2 फीट हवा में उछली और पास ही रखे एक सोफे के पीछे जा छुपी। अब उसने आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। उसे सच में बहुत अजीब लगने लगा था, या यूँ कहूँ कि वह सच में डरने लगी थी। उसकी चीख निकलते निकलते बची। उसने एक हाथ में अपना हील वाला जूता उतार कर पकड़ लिया और दूसरे हाथ में पास पड़ी एक मोटी सी फाइल उठा ली। कौन है भाई? सामने आओ, वो सोफे के पीछे से चिल्लाई। देखो, मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ, बता रही हूँ। अगर सामने नहीं आए तो ये जूता और फाइल दोनों एक साथ फेंक कर मारूंगी। चप्पल से वार करना तो मेरी खानदानी पेशा है। उसे लगा शायद यह कोई स्मार्ट केबिन है जो खुद ही बातें कर रहा है। कहीं ये दीवारों के भी कान और मुंह तो नहीं निकल आए। जीन है क्या कोई यहाँ? वेदांश, जो अपनी ऊंची पीठ वाली रिवॉल्विंग कुर्सी को दरवाजे की तरफ पीट करके बैठा था, अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। मनत की हर हरकत वह देख रहा था। उसकी ठंडी मुस्कान अब दबी हुई हंसी में बदल रही थी। जूता पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती हुई मनत उसे बेहद बेतुकी और प्यारी लग रही थी। उसने अपनी आवाज़ को और भी भारी और रहस्यमयी बनाते हुए कहा, नीचे क्या देख रही हैं? मैं यहाँ हूँ। मनत ने किसी जासूस की तरह धीरे धीरे अपना सिर मेज के ऊपर उठाया। उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी। कहाँ हो आप? क्या आप कहीं छिपे हो? देखो सर, अगर आप मुझे डराने के लिए ये सब कर रहे हैं तो यकीन मानिए मेरा सर पहले से ही फटा जा रहा है। कहीं मुझे हार्ट अटैक आ गया तो इंटरव्यू कौन देगा? वेदांश ने अपनी उंगली से इशारा किया और धीरे धीरे अपनी कुर्सी को मनत की तरफ घुमाना शुरू किया। मनत ने जैसे ही कुर्सी को घूमते हुए देखा, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वेदांश पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुका था। उसने देखा कि मनत अपनी आंखें बंद किए एक पैर नंगा और हाथ में जूता लिए खड़ी थी। उसकी इस हालत को देखकर वेदांश का दिल एक पल के लिए फिर से उसके प्यार में गिर गया। जब मनत को फिर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने धीरे धीरे अपनी एक आंखें खोली और अगले ही पल दोनों की नज़रें टकराई और सब कुछ थम गया। मनत बस उसे देखे जा रही थी, बिना पलक झपकाए। उसका अब भी एक हाथ हवा में ही था, लेकिन अब पलक वह वेदांश को देख रही थी, जैसे वह सम्मोहित हो गई हो। वहीं वेदांश ने अपनी आंखों पर इस वक्त रेड ग्लास वाला चश्मा पहन रखा था, शायद इसलिए ताकि उसकी आंखों में छिपी नमी उसके जज्बात मनत तक ना पहुंच पाए।
कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। समय जैसे थम गया हो। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। अब तो मन्नत के होंठ हल्के हल्के कांपने लगे थे। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थी और आंखों में अनायासी नमी धीरे धीरे उतरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्यों सामने बैठा वेदांश को देखकर उसका दिल बेकाबू हो रहा है। क्यों उसे देखकर वह इमोशनली इफेक्ट हो रही है। वही वेदांश, उसके चेहरे पर वही सख्त भाव, वही ठंडापन, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसका दर्द, उसकी तरफ, उसका इंतजार, सब उसकी आंखों में छिपा हुआ था। कुछ पल ऐसे ही बीत गए जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। जैसे दोनों के दिल अनजाने में ही एक दूसरे को पुकार रहे हो। जैसे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सब दर्द बांटना चाहते हो। मन्नत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका सिर भारी होने लगा था और अब तो कुछ धुंधली सी तस्वीरें भी उसकी आंखों के सामने उभरने लगी थी। उसका हाथ पैर कांपने लगा था। जैसे उसका संतुलन बिगड़ा, उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। लेकिन गिरने से पहले ही वेदांश ने बिजली की फुर्ती से उसे थाम लिया। उसकी बाहें अपने आप मन्नत के चारों ओर कस गई। जैसे ये कोई सोची समझी हरकत नहीं, बल्कि एक आदत हो, एक पुरानी गहरी आदत। मन्नत सीधा उसके सीने से आकर लग गई। एक पल के लिए दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गई। वही मन्नत की बंद होती हुई पलकों के बीच उसे एक जानी पहचानी एहसास फिर से हुआ। वही एहसास, वही धड़कन, वही सुकून। उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन शब्द अधूरा ही रह गया और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। वही वेदांश, उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी उतर आई। उसकी जान उसकी बाहों में थी। वह पल उसके लिए क्या मायने रखते थे, शायद वही समझ सकता था जिसने वेदांश की तरह किसी से टूटकर प्यार किया हो। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ। जान, उसने थोड़ा पीछे हटकर देखा। मन्नत पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वेदांश के चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी। उसने बेहोश मन्नत को अपनी बाहों में उठाया और केबिन से लगे अपने पर्सनल रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह धीरे से मन्नत को बेड पर लेटाया, बहुत संभल कर, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ हो। फिर वह थोड़ा पीछे हट गया और अपनी गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। जान, वह धीमे से बुदबुदाया। इतनी घबरा गई कि बेहोश हो गई। वह फिर से उसके पास आया, बेड के किनारे बैठा और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। अभी तो उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई। बहुत से झटके बाकी हैं जान। उसने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। या फिर ये भी आपकी एक्टिंग का हिस्सा है। एक सेकेंड के लिए वो रुका। उसकी नज़रें मन्नत के चेहरे पर टिक गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छुपा रही हैं खुद को, ताकि कोई आपको पकड़ न सके। फिर वह हल्का सा हंसा, बहुत धीमे लेकिन खतरनाक तरीके से। खैर, जो भी है, वह थोड़ा झुककर उसके चेहरे के करीब आया। इस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है जान। उसकी आंखों में अब साफ चमक थी। दर्द भी था और वहाँ जुनून भी था और खेल भी। एक वक्त था, वेदांश ने धीमे से कहा, जब आपको मनाने के लिए जान, अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। उसकी पकड़ थोड़ी कस गई और अब फिर से वही मोड़, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। इम्तिहान आपको देना होगा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। आपकी यादें, आपकी एक्टिंग और आपका प्यार, सब साबित करना होगा। वह धीरे से खड़ा हुआ, एक नज़र फिर उस पर डाली, क्योंकि अब जो होने वाला है उसमें आपको कमज़ोर पड़ने की इजाज़त नहीं है जान। उसका चेहरा सख्त हो गया। आपका सामना अब उन लोगों से होगा जो आपको देखकर या तो टूट जाएंगे या फिर पागल हो जाएंगे। और अब तो आपके आने से मेरे छुपे हुए दुश्मन भी बाहर आएंगे। वेदांश की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसने हल्की सी तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम बैक जान। उसने मन्नत को होश में लाने की कोई कोशिश नहीं की। वह जानता था कि जैसे वो होश में आएंगे उसे फिर से वही सब करना पड़ेगा। अजनबी बनना, अनजान बनना
और शायद फिर से उसे दूर कर देना। इसलिए वह बस खामोश खड़ा रहा। उसकी नज़रें मन्नत के चेहरे पर ही टिकी थी। कुछ पल देखने के बाद वेदांश ने गहरी सांस ली और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने आखिरी बार मुड़कर उसे देखा और धीमे से कहा, इस बार आपको खोने नहीं दूंगा, चाहे आपको खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आपको मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।